नमस्कार। आप इन दिनों खबरें सुन रहे होंगे कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अब हुई कि तब हुई। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर भारत आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बातचीत फाइनल स्टेज में है। दूसरी तरफ यूके के साथ ट्रेड डील की खबर है। पहले स्टील पर बात अटक गई थी, फिर खबर आई कि स्टील वाला रोड़ा काफी हद तक हट गया है। अब कहा जा रहा है कि इंडिया यूके डील 15 जुलाई 2026 से लागू हो सकती है। मतलब हाथी निकल गया है, पूंछ भी निकल जाए तो डील चल पड़े। यूरोप के साथ भी बड़ी बात हो रही है। ईयू डील फॉर्मल साइन होने की उम्मीद जताई जा रही है। कनाडा, पेरू, इजराइल, जीसीसी, मैक्सिको, हर तरफ ट्रेड टॉक की चर्चा है। लेकिन एक सवाल है, आने वाले एफटीए जब आएंगे तब आएंगे। जो एफटीए पहले से हो चुके हैं उनका क्या हुआ? सरकार कहती है हमने बाजार खोल दिए। हम पूछते हैं बाजार खुला तो माल गया कितना? सरकार कहती है हमने दुनिया से हाथ मिला लिया। एक्सपोर्टर पूछता है साहब ऑर्डर कहां है? यही आज का क्लियर कट है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम क्लियर कट। आज बात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, हिंदी में कहें तो मुक्त व्यापार समझौता। लेकिन बात सिर्फ समझौते की नहीं है, बात है उसके हिसाब की। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हाल के वर्षों में इंडिया का एफटीए नेटवर्क 9 समझौतों और 38 देशों तक पहुंचा है। जीटीआरआई यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का ब्रॉडर काउंट कहता है कि भारत के 15 एफटीएज लागू हैं और 9 पर बातचीत चल रही है या आगे की प्रक्रिया चल रही है। यानी समझौतों की कमी बिल्कुल नहीं है, कमी है उनके पूरे इस्तेमाल की। कागज पर दरवाजा खुला, लेकिन सवाल है उस दरवाजे से हमारा माल निकला या सामने वाले देश का माल अंदर आया। क्लियर कट बात शुरू में ही समझ लीजिए। एफटीए बाजार खोलता है, बाजार में हिस्सा नहीं दिलाता। एफटीए चाबी देता है, ताला एक्सपोर्टर को खुद खोलना पड़ता है। और अगर फैक्ट्री, फाइनेंस, क्वालिटी, टेस्टिंग, लॉजिस्टिक और स्टेट सपोर्ट तैयार नहीं है तो एफटीए सिर्फ प्रेस रिलीज बनकर रह जाता है। शुरुआत एक एक्सपोर्टर से करते हैं। एक कहानी आप सुनिए। यह कहानी है मुरादाबाद के आरिफ मोहम्मद की। आरिफ पीतल का सामान बनाते हैं, लैंप बनाते हैं, कटोरी बनाते हैं, दीवार पे लगने वाली पेंटिंग, सजावटी चीज़ें, टेबल पर रखने वाले शो पीस। उनके कारखाने में करीब 22 लोग काम करते हैं। कोई ढलाई करता है, कोई घिसाई करता है, कोई पॉलिशिंग, कोई पैकिंग। एक दिन यूके से एक बायर की इंक्वायरी आई। सैंपल मांगा जाता है। आरिफ सैंपल भेज देते हैं। बायर को डिज़ाइन पसंद आता है। उसी समय आरिफ न्यूज़ में सुनते हैं कि इंडिया और यूके के बीच व्यापार समझौता लागू होने जा रहा है। अब उन्हें लगता है अब तो मौका है, ड्यूटी घटेगी, भारत का सामान सस्ता पड़ेगा, यूके से ऑर्डर आएगा, फैक्ट्री में काम बढ़ेगा, वर्कर्स को ओवरटाइम मिलेगा। लेकिन फिर आरिफ को पता चलता है कि ऑर्डर के रास्ते में सिर्फ ड्यूटी नहीं है, क्वालिटी सर्टिफिकेट भी है, पैकिंग स्टैंडर्ड भी है, ओरिजिन सर्टिफिकेट भी है, टेस्टिंग लैब, बैंक क्रेडिट, फ्रेट कॉस्ट, कस्टम के कागज, बायर का भरोसा। बहुत कुछ ऐसा है जो इस एफटीए के रास्ते में खड़ा है। तभी आरिफ समझते हैं एफटीए दिल्ली में साइन जरूर होता है, लेकिन उसका फायदा फैक्ट्री गेट पर प्रूव होता है। यानी समझौता दिल्ली में हुआ, लेकिन परीक्षा मुरादाबाद में है। प्रधानमंत्री ने स्टेट से क्यों कहा कि एफटीए का फायदा उठाओ? अभी हाल में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री ने उस मीटिंग में स्टेट से कहा कि भारत के ट्रेड एग्रीमेंट्स का पूरा फायदा उठाइए, एमएसएमईज और यूथ तक ये अवसर पहुंचाइए, पार्टनर कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट खींचिए। ये सामान्य सरकारी लाइन नहीं है, ये असली समस्या की कहानी है। क्योंकि एफटीए साइन हो गया, लेकिन एक्सपोर्टर को पता ही नहीं है कि उसके प्रोडक्ट पर कौन सा फायदा मिलता है। ड्यूटी कम हो गई, लेकिन एमएसएमई को सर्टिफिकेट लेना ही नहीं आता। मार्केट खुल गया, लेकिन बायर तक पहुंच बनी ही नहीं। टेस्टिंग लैब है, लेकिन फैक्ट्री से 500 किलोमीटर दूर है। ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की कमी है। ट्रक पोर्ट तक पहुंचता है, लेकिन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि ड्यूटी की बचत रास्ते में ही खत्म हो जाती है। यानी वजह है कि स्टेट की भूमिका अहम है।
एक्सपोर्ट दिल्ली में पैदा नहीं होता, एक्सपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट में पैदा होता है। मुरादाबाद में, तिरपुर में, सूरत, आगरा, लुधियाना, राजकोट, नोएडा, कोची, हैदराबाद और बेंगलोर में एक्सपोर्ट यहां पैदा होता है। एफटीए की असली परीक्षा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। एफटीए होता क्या है, बात आगे बढ़ाएं उससे पहले बहुत सरल भाषा में आप इसको समझ लीजिए। दो देश आपस में ये तय करते हैं कि हम एक दूसरे के माल और सेवाओं पर ड्यूटी कम करेंगे या हटा देंगे। मान लीजिए भारत का कपड़ा यूके में 10% ड्यूटी पर जाता है। एफटीए के बाद ड्यूटी कम या जीरो हो गई तो इंडियन कपड़े को वहां मौका मिलेगा क्योंकि वो सस्ता हो जाएगा, बायर उसे चुन सकते हैं, ऑर्डर बढ़ सकता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ सकता है, जॉब बन सकती है। लेकिन फायदा तभी मिलेगा जब प्रोडक्ट एलिजिबल हो, कागज सही हो, मूल देश का नियम पूरा हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड मैच हो, डिलीवरी टाइम पर हो। इसलिए याद रखिए, एफटीए पासपोर्ट है, वीजा नहीं, फ्लाइट की टिकट नहीं, होटल की बुकिंग नहीं। एक्सपोर्टर को यात्रा खुद पूरी करनी पड़ती है। अब पिछले कुछ वर्षों की एफटीए कहानी सुनिए, टाइमलाइन देखिए और आपको समझ आएगा कि हम एफटीए की यात्रा किस रफ्तार से पूरी कर रहे हैं, कम से कम कागजों में। 2021 में इंडिया मॉरिशस CECPA आया। 2022 में इंडिया UAE CEPA, इसको सीपा भी कहा गया, लागू हुआ। 2022 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ECTA लागू हुआ। 2024 में इंडिया का इंडिया EFTA टेपा साइन हुआ और 2025 में लागू हुआ। EFTA में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड और लिंचेस्टीन, ये 4 देश थे। यूके की डील 2025 में साइन हुई और अब जुलाई 2026 से लागू होने की उम्मीद है। ओमान सीपा 2025 में साइन हुआ। न्यूजीलैंड का एफटीए 2026 में साइन हुआ और इसे 9 महीने के रिकॉर्ड समय में कंक्लूड किया गया। ईयू के साथ बड़ा डील फॉर्मल साइन की दिशा में है। अमेरिका के साथ इंटरिम डील पर बातचीत चल रही है। कनाडा, पेरू, इजराइल, जीसीसी, मैक्सिको और आसियान रिव्यू भी चल रहे हैं। यानी भारत ग्लोबल ट्रेड में अब स्पेक्टेटर नहीं रहना चाहता, भारत मैदान में उतर रहा है। यह अच्छी बात है, लेकिन हर डील के बाद एक सवाल होना चाहिए, डील हुई, अब डिलीवरी कहां है? यूएई सबसे ज्यादा सफल कहानियों में से अभी दिखती है। यूएई डील को सक्सेस स्टोरी कहा जा सकता है। इंडिया यूएई सीपा 2022 मई में लागू हुआ। वित्त वर्ष 2020-21 में दोनों देशों का मर्केंडाइज ट्रेड करीब 43.3 बिलियन डॉलर था। वित्त वर्ष 2023-24 में यह 83.7 बिलियन डॉलर पहुंच गया। नॉन ऑयल ट्रेड भी बढ़ा। इंडिया के नॉन ऑयल एक्सपोर्ट टू यूएई में सीपा के बाद अच्छी ग्रोथ दिखी। यूएई की खासियत यह है कि वह सिर्फ अपना मार्केट नहीं देता, दुबई और यूएई को री एक्सपोर्ट भी करता है। दुबई और यूएई का री एक्सपोर्ट हब है। यहां से माल गल्फ, अफ्रीका और दूसरे मार्केट्स में भी जाता है। इसलिए यूएई डील ने इंडिया को गल्फ और अफ्रीका की खिड़की दी है। लेकिन यहां एक कॉशन भी है। प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम में ड्यूटी के फर्क का फायदा उठाने की चिंता सामने आती है। मतलब एफटीए अगर ठीक से डिजाइन हुआ तो एक्सपोर्ट का हाईवे बनता है, लूप होल रह गए तो इंपोर्ट का बाईपास बन जाता है। यही सीख है। एफटीए मौका भी है और गलती हुई तो लीक भी है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। यहां फायदा है लेकिन सीधी रेखा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया डील भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए बड़ा मार्केट एक्सेस दिया। सरकारी डेटा में कई सेक्टर्स में गेन दिखे, टेक्सटाइल्स में, केमिकल्स में, फार्मा में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। लेकिन नीति आयोग का डेटा कहता है कि कुछ क्वार्टर्स ऐसे थे जिसमें ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट्स में गिरावट भी दिखी। इसका मतलब क्या है? एफटीए कोई मैजिक बटन नहीं है। एफटीए लिफ्ट देता है, लेकिन एक्सपोर्ट का वजन कंपनी को उठाना पड़ता है। ग्लोबल डिमांड कमजोर हो गई, कॉस्ट बढ़ गई, क्वालिटी का इशू आया, बायर नेटवर्क नहीं बना, तो एफटीए भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब ईएफटीए एक्सपोर्ट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट टेस्ट है। ईएफटीए डील अलग है। इसमें सबसे बड़ी बात मार्केट एक्सेस से भी आगे की है। 15 साल में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब, ये बड़ी बात है। लेकिन सवाल भी बड़ा है, क्या कमिटमेंट जमीन पर उतरेगा? क्या फैक्ट्री लगेंगी? क्या जॉब बनेंगी?
क्या स्टेट्स इन्वेस्टमेंट खींच पाएंगी? EFTA डील दिल्ली में साइन हो गई, लेकिन फैक्ट्री गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना में लगेगी। अगर स्टेट तैयार नहीं तो एग्रीमेंट हवा में रहेगा। अब बात यूके की, मौका भी, स्टील वाली चेतावनी भी। यूके डील में 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस की बात है। टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवियर, मरीन प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स गुड, टॉय, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, इन सेक्टर्स को फायदा हो सकता है। सर्विस में IT, फाइनेंस, एजुकेशन और प्रोफेशनल सर्विसेज को मौका मिल सकता है। यूके में काम करने वाले इंडियन प्रोफेशनल्स को सोशल सिक्योरिटी पेमेंट में राहत की भी बात है। लेकिन यूके डील ने एक बात और सिखाई, स्टील वाला मुद्दा। यूके ने स्टील इंपोर्ट पर सेफगार्ड की बात कही, इंडिया ने चिंता जताई। फिर रीएश्योरेंस के बाद डील के इंप्लीमेंटेशन का रास्ता खुला। यानी FTA साइन होने के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं होती। कभी स्टील आता है, कभी कार्बन रूल आते हैं, कभी कोटा आता है, कभी सेफगार्ड आता है। ट्रेड एग्रीमेंट एक बार साइन होकर सो नहीं जाता, लगातार डिफेंड करना पड़ता है। अब बात करिए ओमान और न्यूजीलैंड की। छोटे मार्केट लेकिन बड़े सिग्नल। ओमान सीपा गल्फ की दूसरी खिड़की है। इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा, प्रोसेस्ड फूड्स, मरीन प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक जैसे सेक्टर को एक्सेस मिल सकता है। ओमान की लोकेशन स्ट्रेटेजिक है। गल्फ टेंशन हो, शिपिंग रूट्स पर प्रेशर हो, तब ओमान की जगह इंडिया के लिए अहम हो जाती है। न्यूजीलैंड छोटा मार्केट है लेकिन हाई स्टैंडर्ड मार्केट है। यहाँ क्वालिटी, फूड सेफ्टी, ट्रेसेबिलिटी, पैकिंग और सर्टिफिकेशन की परीक्षा है। न्यूजीलैंड डील में मोबिलिटी और स्टूडेंट प्रोफेशनल का एंगल भी अहम है। छोटे मार्केट कभी कभी बड़ी तैयारी कराते हैं। वे बताते हैं कि दुनिया सिर्फ सस्ता माल नहीं खरीदती, दुनिया भरोसे वाला माल खरीदती है। अब बात EU की करते हैं। बाजार बड़ा लेकिन परीक्षा बहुत कठिन। यू का बड़ा मार्केट है, 27 देश। टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, टी, कॉफी, स्पाइसेस, मरीन प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, कई सेक्टर के लिए बड़ा मौका है। लेकिन EU जितना बड़ा मार्केट है उतना ही टफ मार्केट है। वहां सिर्फ ड्यूटी नहीं देखनी होती, क्वालिटी देखनी होती है, कार्बन रूल्स देखने होते हैं, लेबर और एनवायरनमेंट के कंप्लायंसेस देखने होते हैं, ट्रेसेबिलिटी चाहिए, प्रोडक्ट की सेफ्टी चाहिए। यानी EU में जाना है तो फैक्ट्री को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। FTA दरवाजा खोलेगा, लेकिन अंदर जाने के लिए स्टैंडर्ड की चाबी आपको खुद बनानी पड़ेगी। अब बात आसियान की। पुराना एग्जाम्पल है लेकिन वार्निंग बिल्कुल नई है। सबसे बड़ा वार्निंग एग्जाम्पल आसियान है। इंडियन आसियान गुड्स एग्रीमेंट 2010 में लागू हुआ। तब उम्मीद थी साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट में इंडियन एक्सपोर्ट्स को नई रफ्तार मिलेगी। ट्रेड बढ़ा भी, लेकिन बैलेंस इंडिया के फेवर में नहीं गया। ORF एनालिसिस के मुताबिक वित्त वर्ष 2009 से 2023 के बीच आसियान से इंडिया के इंपोर्ट्स करीब 234% बढ़ गए, एक्सपोर्ट करीब 130%, डेफिसिट करीब $7.5 बिलियन से $44 बिलियन पहुंच गया। GTRI ने आसियान डेफिसिट में भारी बढ़ोतरी की बात कही है। मतलब ट्रेड बढ़ा लेकिन फायदा बराबर नहीं बटा। सामने वाला माल ज्यादा आया, हमारा माल उतनी ताकत से नहीं गया। यही FTA की सबसे बड़ी सीख है। दरवाजा खोलना काफी नहीं है, दौड़ने की ताकत भी चाहिए। नहीं तो FTA एक्सपोर्ट का हाईवे कम, इंपोर्ट का एक्सप्रेस वे ज्यादा बन सकता है। अब नीति आयोग का डेटा क्या कहता है, यह बात कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नीति आयोग का डेटा बताता है कि FTA पार्टनर कंट्रीज को इंडिया के एक्सपोर्ट $40.26 बिलियन रहे। ये 7% कम थे। उसी क्वार्टर में FTA पार्टनर से इंपोर्ट $70.98 बिलियन रहे। ये 6% ज्यादा थे। सीधी भाषा में एक्सपोर्ट घटे, इंपोर्ट बढ़े। FTA पार्टनर्स के साथ गैप बड़ा है। अब ये बात अनकंफर्टेबल लगेगी लेकिन जरूरी है, क्योंकि सरकार सिर्फ ये कहे कि हमने इतने FTA कर लिए, ये आधी कहानी है। पूरी कहानी यह है कि FTA पार्टनर से माल अंदर तेज आ रहा है या हमारा माल बाहर उतनी तेजी से जा रहा है। यह देखने वाली बात है। यहां यह दिख रहा है कि माल तो तेजी से आ रहा है लेकिन हमारा माल बाहर उतनी तेजी से नहीं जा रहा। UAE में फायदा है, ऑस्ट्रेलिया मिक्स है, आसियान में वार्निंग है, UK, ओमान, न्यूजीलैंड EU के
मार्क्स अभी आने हैं। लेकिन लेसन साफ है, एफटीए साइन करना सफलता नहीं है, एफटीए से व्यापार निकालना सफलता है। दूसरे देशों को ज्यादा फायदा क्यों मिल जाता है, यह बात अब समझ लीजिए। कई बार सामने वाला हमसे ज्यादा फायदा ले जाता है एफटीए में, यह देखने को मिलता है। इसकी पहली वजह है ड्यूटी का फर्क। इंडिया में कई प्रोडक्ट पर ज्यादा ड्यूटी लगती है। जब इंडिया ड्यूटी घटाता है तो सामने वाले एक्सपोर्टर को बड़ा फायदा मिलता है। हमारे एक्सपोर्टर जिन मार्केट में जाते हैं वहां कई प्रोडक्ट पर ड्यूटी पहले से कम होती है, तो हमारा फायदा छोटा रह जाता है। दूसरी वजह है पेपर वर्क। जीटीआरआई कहता है कि इंडिया के एलिजिबल एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 20 से 30% एक्सपोर्ट एफटीए बेनिफिट ले पाते हैं। चिंताजनक बात है। लेकिन जो एक्सपोर्टर्स इंडिया में माल भेजते हैं वे 60 से 70% तक बेनिफिट यूज कर लेते हैं। मतलब नियम दोनों के लिए हैं, लेकिन इस्तेमाल सामने वाला हमसे बेहतर कर रहा है। तीसरी वजह मूल देश का नियम, इंग्लिश में इसे रूल्स ऑफ ओरिजिन कहते हैं। एफटीए बेनिफिट तभी मिलेगा जब प्रोडक्ट सच में उस देश में बना हो या उसमें तय वैल्यू एडिशन हुआ हो। छोटा एक्सपोर्टर सर्टिफिकेट, पेपर वर्क और कंप्लायंस में फंस जाता है। उसे लगता है 2 से 3% ड्यूटी बचाने के लिए इतना झंझट क्यों लूं, इसलिए वो इससे निकल जाता है। चौथी वजह है हमारी अपनी तैयारी। प्रोडक्ट महंगा है, क्वालिटी एक जैसी नहीं है, डिलीवरी लेट है, पैकिंग कमजोर है, टेस्टिंग लैब दूर है, फाइनेंस महंगा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है। तो एफटीए कुछ नहीं करेगा। एफटीए मौका देता है, ऑर्डर कॉम्पिटिटिवनेस दिलाती है। सामने वाले ने एफटीए को बिजनेस टूल बनाया, हमने कई बार उसे प्रेस रिलीज बना दिया। वर्क वीजा पर भारत इतना जोर क्यों देता है, अब यह भी समझ लीजिए। एफटीए में भारत सिर्फ माल की बात नहीं करता, भारत सर्विसेज और मोबिलिटी पर भी जोर देता है। मतलब हमारे स्किल्ड लोग बाहर जाकर काम कर सकें। क्यों करता है भारत ऐसा? क्योंकि इंडिया की ताकत सिर्फ कंटेनर में नहीं है, इंडिया की ताकत टैलेंट में है। आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, नर्सेज, शेफ, टीचर्स, कंसल्टेंट, योगा के प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, स्किल्ड वर्कर्स। गुड्स में इंडिया कई बार डेफिसिट में रहता है, लेकिन सर्विसेज में इंडिया सरप्लस कमाता है। यानी माल में हम कई बार ज्यादा खरीदते हैं, सेवाएं हम ज्यादा बेचते हैं। इसलिए भारत कहता है आप हमारे बाजार में गुड्स बेचेंगे तो हमारे प्रोफेशनल्स को आपके मार्केट में जगह मिलनी चाहिए। यूके डील में सोशल सिक्योरिटी रिलीफ इसलिए इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड में वीजा और स्टूडेंट मोबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओमान, ऑस्ट्रेलिया और यूके में मोबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है। एफटीए अब सिर्फ कंटेनर की कहानी नहीं है, ये पासपोर्ट और स्किल की भी कहानी है। एक और एंगल है चाइना +1 का, उसको भी समझना एफटीए की रोशनी में जरूरी है। चाइना +1 दुनिया की कंपनीज चाइना पर पूरी तरह निर्भरता घटाना चाहती हैं। इंडिया कह रहा है मैं ऑल्टरनेटिव हूं, लेकिन ऑल्टरनेटिव बनने के लिए पॉपुलेशन काफी नहीं है। फैक्ट्री चाहिए, पावर चाहिए, पोर्ट, स्किल, क्वालिटी, लॉजिस्टिक, पॉलिसी की स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपको चाहिए। एफटीए इंडिया को ग्लोबल फैक्ट्री बनने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब फैक्ट्री सच में इंडिया आए। अगर फैक्ट्री वियतनाम, मैक्सिको या इंडोनेशिया में चली गई और इंडिया सिर्फ एग्रीमेंट साइन करता रहा तो तालियां खाली रहेंगी। एफटीए का असली खेल सिर्फ माल बेचने में नहीं है, असली खेल है अगली फैक्ट्री कहां लगेगी। अब दुनिया का अनुभव एफटीए के मामले में क्या कहता है ये समझ लीजिए। दुनिया में एफटीएज ने ट्रेड बढ़ाया है, लेकिन हर जगह विनर्स और लूजर दोनों बने हैं। नाफ्ता ने अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच ट्रेड बढ़ाया। मैक्सिको मैन्युफैक्चरिंग हब बना, लेकिन अमेरिका में फैक्ट्री, जॉब और वेजेस पर बड़ा पॉलिटिकल विवाद खड़ा हुआ। आखिर में क्या हुआ? नाफ्ता को बदलकर यूएसएमसीए बनाया गया। ईयू सिंगल मार्केट है, सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, लेकिन उसकी सफलता सिर्फ ड्यूटी हटाने से नहीं आई। कॉमन स्टैंडर्ड्स, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन से वो सफल बना है। यानी दुनिया की सीख साफ है, एफटीए अकेले मिरेकल नहीं करते। एफटीए तभी काम करता है जब इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड और गवर्नमेंट सपोर्ट साथ चले। एफटीए फ्री लंच नहीं है, एफटीए कंपटीशन का इनविटेशन है। जो तैयार है वो जीतेगा, जो तैयार नहीं वो मार्केट खोलकर मार्केट शेयर गवा देगा। सरकार को क्या करना होगा? बड़ा सवाल ये है। पहला, एफटीए बेनिफिट डैशबोर्ड पब्लिक हो। किस प्रोडक्ट में फायदा लिया, किस स्टेट ने लिया, किस डिस्ट्रिक्ट ने लिया, किस सेक्टर ने नहीं लिया। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवेयरनेस हो। एक्सपोर्टर्स को पता नहीं है कि उसका प्रोडक्ट एलिजिबल है तो डील बेकार है। तीसरा, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन आसान हो। एमएसएमई को हर सर्टिफिकेट के लिए दिल्ली मुंबई नहीं भागना हो, ऐसा करना होगा। चौथा, लॉजिस्टिक की कॉस्ट घटे। ड्यूटी सेविंग फ्रेट में खत्म हो गई तो एफटीए बेकार है। पांचवा, एक्सपोर्ट फाइनेंस मिले। ऑर्डर है लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं है तो एक्सपोर्टर
हाथ जोड़ देगा। छठा, क्वालिटी और डिज़ाइन का सपोर्ट मिले। दुनिया सस्ता माल नहीं खरीदती, दुनिया भरोसे वाला माल खरीदती है। सातवां, स्टेट पार्टनर्स कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट खींचें। EFTA, यूके, UAE, ओमान, EU ये डील तभी सफल होंगी जब इन्वेस्टमेंट जमीन पर आए। FTA को फाइल से फैक्ट्री तक लाना होगा, वरना यह सिर्फ डिप्लोमेटिक फोटोग्राफ बनकर रह जाएगा। अब थोड़ा कड़वा सवाल। गवर्नमेंट प्रेस रिलीज कहती है इतने FTA हुए, इतने कंट्रीज कवर हुए, इतने सेक्टर्स को फायदा मिलेगा, इतना मार्केट एक्सेस मिला, इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में तालियां नहीं ऑर्डर्स गिने जाते हैं। प्रेस रिलीज से कंटेनर नहीं भरते, फोटो ऑप से बायर एडवांस नहीं भेजता, साइनिंग सेरेमनी से MSME का वर्किंग कैपिटल नहीं आता, ज्वाइंट स्टेटमेंट से टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं बनता। सरकार ने FTA करके अपनी पीठ थपथपा ली, लेकिन एक्सपोर्टर पूछ रहा है साहब ऑर्डर कहाँ है। सफलता तभी होगी जब आरिफ के कारखाने में दूसरी शिफ्ट लगनी शुरू हो जाएगी। तिरपुर में स्विंग मशीन देर रात तक जगेगी। आगरा के फुटवियर एक्सपोर्टर को रिपीट ऑर्डर मिलेगा। सूरत का जेम बायर वापस आएगा। कोची का सी फूड शिपमेंट टाइम पर पहुंचेगा। नोएडा का इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर EU स्टैंडर्ड पास करेगा। बैंक मैनेजर एक्सपोर्टर से कहेगा कि ऑर्डर है, क्रेडिट मिलेगा, तब कहिएगा FTA सफल हुआ। वरना अभी सवाल वही है, डील खुली, द्वार खुला, लेकिन व्यापार कितना आया। क्लियर कट बात। अब पूरी कहानी को समेट लीजिए। इंडिया ने पिछले कुछ वर्षों में FTA की रफ्तार बढ़ाई है। मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, UK, ओमान, न्यूजीलैंड, EU की दिशा, अमेरिका का फ्रेमवर्क, आगे कनाडा, पेरू, इजराइल, GCC, मैक्सिको और बाकी बातचीत। ये अच्छी बात है। इंडिया ग्लोबल ट्रेड के मैदान में उतर रहा है, लेकिन स्कोर बोर्ड भी देखिए। नीति आयोग कहता है FTA पार्टनर्स को एक्सपोर्ट 7% बढ़े, इंपोर्ट 6% बढ़े। GTRI कहता है एलिजिबल एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 20 से 30% FTA बेनिफिट यूज होता है। ASEAN बताता है ट्रेड बढ़ सकता है, लेकिन डेफिसिट भी बढ़ सकता है। यानी दरवाजा खुला है, लेकिन हमारा माल पूरी ताकत से बाहर नहीं जा रहा। यही आज का क्लियर कट है। FTA साइन करना डिप्लोमेसी है, FTA से ऑर्डर निकालना इकोनॉमी है, FTA से जॉब बनाना गवर्नेंस है, FTA से एक्सपोर्ट बढ़ाना नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है। भारत को ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा चाहिए ट्रेड की तैयारी। ड्यूटी कम होने से बाजार खुलता है, क्वालिटी, कॉस्ट और डिलीवरी से बायर लौटता है। FTA फ्री ट्रेड नहीं बनाता, FTA फेयर चांस देता है। जीतने के लिए प्रोडक्ट, प्राइस और पंचुअलिटी चाहिए। आरिफ के लिए FTA तभी काम का है जब उसे UK बायर मिले, सर्टिफिकेट मिले, क्रेडिट मिले, शिपमेंट सस्ता हो और पेमेंट टाइम पर आए। FTA कागज की चाबी है, एक्सपोर्ट असली ताला है। चाबी मिल गई, अब ताला खोलना है, और ताला दिल्ली में नहीं खुलेगा, मुरादाबाद, सूरत, तिरपुर, आगरा, लुधियाना, राजकोट, नोएडा, कोची, हैदराबाद और बेंगलोर में खुलेगा। भारत ने दुनिया के साथ दरवाजे खोल दिए हैं। अब सवाल है, क्या हमारे एक्सपोर्टर्स उस दरवाजे पर पहुंच पाएंगे? क्या स्टेट उन्हें वहां तक ले जाएंगी? क्या MSME ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए तैयार होंगे? क्या बैंक क्रेडिट देने को तैयार होगा? क्या लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी? क्या टेस्टिंग लैब पास आएंगी? क्या FTA इंपोर्ट का रास्ता ज़्यादा बनेंगे या एक्सपोर्ट का हाईवे ज़्यादा बनेंगे? यही असली परीक्षा है। सरकार ने FTA साइन करके अपनी पीठ थपथपा ली। अब एक्सपोर्टर पूछ रहा है साहब ऑर्डर कहाँ है? और यही आज का क्लियर कट है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे थे क्लियर कट। बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ।